एक गरीब किसान जिसका नाम मोहन था, एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी पत्नी लता और बेटा सोनू के साथ रहता था। मोहन की जमीन कम थी और फसलें भी अच्छी नहीं होती थी। हर साल मुश्किल से गुजारा चलता था। फिर एक दिन, इस तरह कैसे चलेगा? अब तो घर का राशन भी खत्म हो गया है। शाम को क्या बनाऊंगी कुछ समझ नहीं आ रही है। पता नहीं भगवान हमसे कौन सा जन्म का बदला ले रहे हैं, जो हम सबको 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। भगवान, मैं क्या करूं? तुम बोलो तो मैं जाकर कुएं में कूद जाता हूं। मैं मेहनत करता हूं। अगर फसल नहीं हो रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है? माँ, पिताजी आप दोनों लड़िए मत। लड़ने से क्या होता है? और पिताजी, मैं भी आज आपके साथ खेतों में रखवाली के लिए चलूंगा। लेकिन बेटा, खेतों में तो अंधेरा होगा, तुम्हें डर तो नहीं लगेगा ना? नहीं पिताजी, मुझे डर नहीं लगेगा, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ और बड़े आदमी को कभी डर नहीं लगता है। अच्छा ठीक है, चल जाना। उससे पहले ये लो, सुबह का चावल बचा हुआ था, इसी को मैंने छौंका लगा दी है। ये लोग खा लो और फिर चले जाना पापा के साथ। फिर मोहन और सोनू रात में खेत की रखवाली करने चले जाते हैं। खेत की रखवाली करते समय मोहन को अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। सरसराहट, फुसफुसाहट, दूर से कराहने जैसी आवाजें सुनाई देती है। सोनू डर के मारे मोहन से कहता है, पिताजी ये कैसी आवाज है? ये तो बहुत ही अजीब सी आवाज आ रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है पिताजी, कुछ करिए ना। दरअसल मोहन खुद भी डरा हुआ था, लेकिन वो अपने बेटे सोनू को हिम्मत देने की कोशिश कर रहा था। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, बस हवा ही चल रहा है, उसी वजह से पत्ती की आवाज आ रही है। लेकिन मोहन का डर के मारे उसका पूरा बदन ठंडा पड़ गया था। तभी उसने देखा, खेत के एक कोने में एक धुंधला सा सफेद रंग का परछाई मोहन की तरफ चला रहा था। भूत भूत भूत! सोनू बेटा भागो यहाँ से, वरना ये भूत हम दोनों को मार डालेगा, जल्दी भागो। इतना कहकर मोहन के रोंगटे खड़े हो गए। वो भागने ही वाला था, तभी उससे सफेद परछाई से एक बूढ़े आदमी की आवाज आई, मत भागो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मोहन हिचकिचाते हुए बोला, आप कौन है भूत? भूत नहीं, मैं इस गांव का जमींदार हुआ करता था। कई साल पहले मेरी मौत हो गई थी। मेरी आखिरी इच्छा थी मेरा सबसे मूल्यवान हीरा इस खेत में दफन किया जाए, लेकिन मेरा नौकर वो हीरा लेकर भाग गया। मेरी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वो हीरा वापस नहीं मिल जाता। वैसे ये बच्चा कौन है? बहुत प्यारा लग रहा है। ये मेरा बेटा सोनू है। आज ये मेरे साथ खेतों की रखवाली करने के लिए आया था, लेकिन ये आपको देखकर बहुत डर गया है। डरो मत सोनू बेटा, मैं तुम्हारे दादाजी की उम्र का हूँ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? आप मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे तो क्या मैं आपको अपना दोस्त बना सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरे बच्चे, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा इतना प्यारा सा दोस्त बनकर। मेरा तो भूत दोस्त बन गया, मैं तो बहुत खुश हूँ और स्कूल में जाकर अपने सभी दोस्तों को बताऊंगा कि मेरा दोस्त एक भूत है। अच्छा, मैं आपकी मदद करूंगा। इसके बदले आप मेरे बेटे और मुझे कोई चोट नहीं पहुंचाएंगे ना? दरअसल बूढ़े आदमी की बात पर मोहन को तरस आ जाता है, इसीलिए वो उसकी मदद करने का सोचता है। अगले कुछ दिनों तक मोहन दिन में काम करता और रात को उस बूढ़े की मदद से खेत खोदता रहा। हीरा ढूंढने में कई दिन लग जाते हैं। हर रात खुदाई करते समय मोहन को मिट्टी में से पुरानी हड्डियों के टुकड़े मिलते जो रोंगटे खड़े कर देते थे। लेकिन उस बूढ़े की बात और हीरे की बात ने उसका हौसला बनाए रखा। फिर आखिरकार एक दिन उन्हें एक छोटे से लोहे का डब्बा मिला। डिब्बा खोलते ही उसमें से चमचमाता हुआ हीरा निकला। हीरा देखकर बूढ़े की आत्मा खुशी से चमक उठी। उसने मोहन को धन्यवाद दिया और कहा, तुम बहुत नेक इंसान हो। तुमने बिना कोई लालच के मेरी इतने दिनों से मदद कर रहे हो हीरा ढूंढने में। इसी वजह से मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हें ये हीरा दे रहा हूँ। इस हीरे को रख लो, ये तुम्हारे कष्टों का अंत करेगा। नहीं नहीं, ये आपके हीरे हैं, मैं ये कैसे रख लूं? नहीं नहीं, मैं नहीं रख सकता, आप ही ले लीजिए। मोहन पहले तो मना करता रहा, लेकिन बूढ़े के आग्रह पर उसने हीरा ले लिया। फिर अपने घर जाकर लता से सारी बात बताता है। फिर लता खुश होकर कहती है, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, भगवान ने दिया तो इतना छप्पर फाड़ के दिया। मैं बहुत खुश हूँ। सुनिए जी, आप इस हीरे को बेचकर कोई अच्छा सा धंधा स्टार्ट कर लीजिएगा। अरे भगवान, थोड़ा आराम से बोलो। मैं इस हीरे को बेचकर जमीन खरीदूंगा और उसमें बहुत ही मेहनत से खेती करूंगा।
लेकिन खेती में हर बार नुकसान हो जाती है क्योंकि टाइम पर बारिश नहीं होती। अरे भगवान, पैसा है तो बारिश की क्या जरूरत है। हम अपने खेतों में कुआं खुदवा लेंगे जिससे हमें सालों भर पानी की कोई कमी नहीं पड़ेगी। इतना कहकर उस हीरे को बेचकर मोहन ने और जमीन खरीदी। उसने सिंचाई का अच्छा प्रबंध कराया और मेहनत से खेती की। कुछ ही सालों में वो गांव का सबसे अमीर किसान बन गया। लेकिन मोहन की सफलता देखकर गांव के सभी लोग परेशान होकर आपस में बातें करने लगे। पता नहीं यार, मोहन को कौन सा खजाना मिल गया है, वो इतना अमीर कैसे हो गया है। ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन सुना है उसके खेतों में हीरे बहुत सारे मिले हैं जिसे बेचकर मोहन इतना अमीर बना है। इसी तरह पूरे गांव में हीरा मिलने के बाद गांव में ये चर्चा होने लगी कि मोहन को खेत में खजाना मिला है। कुछ लोग तो उसे लालच से देखने लगे, लेकिन मोहन ने ईमानदारी से सबको बताया कि उसने किसी की मदद से हीरा ढूंढा है। उसकी ईमानदारी से गांव वालों का उस पर भी सम्मान बढ़ गया। लेकिन मोहन ने कभी भी धन दौलत को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और वही नेक इंसान बना रहा। इस कहानी से पता चलता है अच्छे कर्मों का फल हमेशा मिलता है। छोटी बहन की साड़ियाँ। ये कहानी है उषा की दो बहुओं की, बड़ी बहू निमृत और छोटी बहू विशाखा की। जहाँ निमृत अपनी सादगी के लिए पहचानी जाती थी, तो वहीं उषा की छोटी बहू विशाखा अपने चमकीले भड़कीले कपड़ों के लिए। ऐसे ही सुबह सुबह राधे राधे बड़ी बहू, निमृत जल्दी से एक कप चाय पिला दे ताकि मेरी आँख खुल सके। माँ जी मुझे माफ करना, आज मुझे उठने में देरी हो गई है। मैं जल्दी से नहाकर पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद आपकी चाय बना कर लाती हूँ। अरे कोई बात नहीं बहू, वैसे भी तू अकेले घर संभाल रही है। इतना बोलकर उषा खुद अपनी चाय बनाने के लिए किचन में जाती है, जहाँ वो अपनी छोटी बहू विशाखा को देखती है। विशाखा ने काफी मेकअप किया था और बहुत भारी साड़ी पहनी थी। उसको इतना सजा धजा देखकर उषा की नींद पूरी तरह टूट जाती है। वो हैरानी के साथ अपनी छोटी बहू से कहती है, आहरता तो इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है इतनी तैयार होकर, और घर में किसी को बताया क्यों नहीं? अरे मुझे ना सही अपनी जेठानी को ही बता देती। इतनी तैयार होकर तो किचन में आई है खुद खाना बनाने। अरे तू हट जा, मैं तेरे लिए बना देती हूँ। वैसे तुझे जाना कहाँ है? इतनी सुबह सुबह जो इतने तड़के भड़कीले कपड़े पहने हैं, किसकी शादी है आखिर? माँ जी मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं तो हमेशा ही ऐसे कपड़े पहनती हूँ। आपको क्या हो गया है? विशाखा की बात सुनकर उषा को याद आता है कि विशाखा घर का कोई काम नहीं करती और सुबह के 10 बजे उठती है। उठने के साथ ही इस तरह से तैयार हो जाती है और इस तरह की साड़ी पहनती है मानो जैसे वो किसी शादी या पार्टी में जा रही हो। माफ करना विशाखा बहू, आज से पहले तुझे इतनी सुबह रसोई घर में कभी देखा नहीं था। मुझे नहीं पता था कि तेरी सुबह तेरे इन भड़कीले साड़ियों से होती है। मुझे लगा किचन में तुम थोड़े नॉर्मल कपड़े पहनती होगी, पर तुम तो हर समय टिप टॉप बनी रहती हो। माँ जी ऐसा कोई भी दिन नहीं होता जब आप मेरा मजाक नहीं उड़ाती। वैसे भी घर की बहू को तैयार होकर रहना चाहिए, और इस साड़ी में क्या खराबी है? शादी के बाद तो ऐसी ही साड़ी पहननी चाहिए। जेठानी जी की तरह सिंपल थोड़ी बनकर रहना चाहिए। आखिर देखने वालों को भी पता चले कि मैं इस घर की बहू हूँ। इतना बोलकर विशाखा रसोई घर से चली जाती है और अपने कमरे में बैठकर आराम करती है। समय यूं ही गुजरता है। एक दिन उषा की बहन उषा की दोनों बहुओं से मिलने के लिए आती है। उषा की दोनों बहुओं को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। जी तुम्हारी एक बहू इतनी सिंपल और सादगी से भरी पड़ी है, इसने कितनी हल्की साड़ी पहनी है, तो वहीं दूसरी बहू को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये कहीं जा रही हो। अरे इतनी गर्मी में भला इतनी भारी साड़ी और इतना चमकीली साड़ी कौन पहनता है? तुम तो आजकल की बहू हो, क्यों पुराने मॉडल को अपना रही हो? मौसी जी, विशाखा की अभी नई नई शादी हुई है, उसके पास मेरी जैसी प्लेन साड़ियाँ नहीं है, इसीलिए इस तरह की चमकीली साड़ियाँ पहनती है। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी जैसी साड़ियाँ विशाखा को भी दिला दूंगी, फिर आपको ये सादगी में नजर आएगी। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ऐसी सिंपल प्लेन साड़ी पहनना पसंद नहीं है। मैं गरीब थोड़ी हूँ, मैं गरीब जैसे कपड़े क्यों पहनूं?
विशाखा इससे आगे और कुछ कहती उससे पहले निमृत उसे अपने साथ ले जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, पर विशाखा है जो किसी की सुनना पसंद नहीं करती। वहीं दूसरी ओर उषा की बहन विशाखा का मजाक बनाने लगती है। अरे जीजी, ये तुम कहाँ से नमूना ढूंढ कर लाई हो? ये तो शादी पार्टी में भी तुम्हारे नाक कटवा देती होगी। ये तो किसी भी छोटे बड़े फंक्शन में जाती होगी तो खुद ही दुल्हन बन जाती होगी। इसमें हंसने की क्या बात है? हमारी जब शादी हुई थी तो हमारे समय पर भी हमें इसी तरह से रहने को कहा जाता था और ऐसे ही चमकीली साड़ी पहनाई जाती थी ना। मेरी बहू बस पुराने फैशन को फॉलो कर रही है, इसमें खराबी ही क्या है? उषा अपनी बहू की साइड लेती है और अपनी बहन को डांट देती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन उसे अपने पूरे परिवार के साथ एक फंक्शन में जाना होता है, जहाँ विशाखा तो तैयार हो जाती है और अच्छी साड़ी भी पहनती है, पर निमृत हमेशा की तरह साधारण बनकर आती है, जिस वजह से पार्टी में आए सभी लोग उषा से कहते हैं, उषा बहन, तुम बहुओं में फर्क करती हो क्या? तुम्हारी छोटी बहू ने कितनी महंगी और अच्छी साड़ी पहनी है, वही तुम्हारी बड़ी बहू ने इतनी सिंपल और साधारण सी साड़ी पहनी है। और छोटी बहू को शुरू से ही चमकीली भड़कीली साड़ी पहनने की आदत है और वो जानती है कि साड़ी में किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं, तो खास वैसे ही पसंद करती है। उषा, अब हमसे क्या छुपाना, हम भी साथ हैं। मैं जानती हूँ तुम्हें अपने छोटे बेटे बहू से बहुत ज्यादा प्यार है, जो कि हम सबको दिख रहा है, पर इतना भी फर्क मत करो कि एक बहू तुम्हारी नौकरानी जैसी लगी और एक बहुरानी जैसी। उषा जो हमेशा अपनी छोटी बहू को सिंपल साड़ी पहनने को कहती थी, आज उषा की उसी बहू की तारीफ हो रही थी जो हमेशा साधारण और सिंपल रहना पसंद करती थी। अब उसके सिंपलपन का मजाक उड़ाया जा रहा था, पर ये सब कुछ विशाखा से बर्दाश्त नहीं होता है और वो उसी वक्त अपनी जेठानी को घर ले जाती है और जबरदस्ती अपनी साड़ी पहनाकर दोबारा से पार्टी में ले आती है और पार्टी में मजाक उड़ाने वाले सभी लोगों का मुंह बंद कर देती है। अब बताइए कैसी लग रही है मेरी जेठानी जी? अब तो आप सबको ऐसा नहीं लगता ना कि मेरी सास बहू में कोई फर्क पड़ती है? मैं नहीं जानती थी कि मेरी साड़ी और मेरे सिंपल कपड़ों का आप लोग मजाक उड़ाएंगे। अगर कोई सिंपल रहना पसंद करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी ससुराल वाले उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं। ये तो बस इंसान की पसंद होती है। अरे बहू छोड़ो, ये बाहर के लोग नहीं समझ सकते कि हमारे घर में कितनी एकता है और आपस में कितना प्यार है। मुझे तो अपनी दोनों बहुओं पर नाज है। एक बहू सादगी से पहचानी जाती है और दूसरी बहू का तो जवाब नहीं। आज तो मेरी छोटी बहू ने सबका मुंह बंद कर दिया। उषा बहुत खुश थी क्योंकि उसकी छोटी बहू को फंक्शन में कैसे कपड़े पहनने हैं इसका पता था, तो वही बड़ी बहू को घर में कैसे सिंपल रहना है और घर को कैसे संजो कर रखना है ये पता था। पार्टी खत्म होने के बाद उषा अपनी बहुओं के साथ घर आती है और घर आते ही विशाखा हमेशा की तरह भारी और चमकीली साड़ी पहनकर अपनी जेठानी की तरह सिंपल साड़ी पहनती है। पहली बार विशाखा की ऐसी साड़ी देखकर उषा और निमृत दंग रह जाते हैं। अरे विशाखा, ये क्या, आज सूरज पश्चिम से उगा क्या? दीदी, सूरज अपनी जगह से उगा है और अपनी जगह डूबेगा। बस आज पार्टी में कुछ औरतों की बातें सुनकर मुझे एहसास हो गया कि हर समय चमक दमक वाली साड़ी पहन के रखना अच्छा नहीं, और आप भी अब से फंक्शन में सिंपल बनकर ही जाओगी, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती आपकी और माँ जी की कोई भी इंसल्ट करे। विशाखा जो बेवकूफ की तरह घर में भी पार्टी वाले कपड़े पहनती थी, आज उसकी समझदारी देखकर उषा और निमृत को बहुत अच्छा लगता है और इसी तरह से तीनों सास बहू एक साथ खुशी खुशी रहती है।